मार्ग है और सत्य भी अपने आप में एक से अधिक है। उसने प्लेटो के समय से लेकर अब तक जो विचारधारा के जो उपलब्धियाँ थी मानव सभ्यता की, उसी पर उसने प्रश्न लगा दिया था। और वो अनास्थावादी भी था, ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। उसने घोषणा की कि भगवान मर गया, हम लोगों ने मिलकर उसे मार डाला। तो किसी आलोचक ने उसे कब्र पर बाद में लिख दिया कि भगवान तो आज भी जीवित है, लेकिन निश्चय नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक तरह से एक आर्य व्यक्तिवादी, प्रचंड व्यक्तिवादी चार्ल्स डार्विन और एक तरह से समुदायवादी कार्ल मार्क्स है, और एक चिंतक, ये भी व्यक्तिवादी चिंतक की श्रेणी में आ जाएगा, जो है फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। ये 20वीं सदी के आरंभ में है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 ऐसे चिंतक है उस समय, मतलब 19वीं सेंचुरी से लेकर अर्ली 20वीं सेंचुरी तक, जैसे मार्क्स है, डार्विन है और सिगमंड फ्राइड। इन तीनों ने एक बात कहा, तीनों ने एक बात कहा कि उस समय जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर था, विज्ञान और तकनीकी का विकास हो रहा था, और आप जानते हैं कि 19वीं सेंचुरी का काल था। वैसे 19वीं सेंचुरी के काल को साइंस और रिलीजन एक कॉन्फ्लिक्ट का काल माना जाता है। यह वह काल है जब विज्ञान और धर्म के बीच टकराहट हो रही थी। तो इसी क्रम में बहुत सारे वैज्ञानिक चिंतक आ रहे थे। चार्ल्स डार्विन, अब चार्ल्स डार्विन देखो, इस सृष्टि के इस संसार के निर्माण के संबंध में जो प्रचलित क्रिश्चियन धारणा थी, उस क्रिश्चियन धारणा को ध्वस्त करने का काम किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने किया। पहले माना जाता था कि ये यूनिवर्स क्रिएटेड है, और जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो यहाँ तक कहते थे कि 4000 वर्ष पहले ही पृथ्वी है। तो इस बात को, इस तरह की धारणा को धराशायी करने का काम चार्ल्स डार्विन ने किया। मैंने एक तरह से यूरोप में वास्तविकता में सेकुलरिज्म या सेकुलर आइडियाज को प्रोत्साहन चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से मिला। ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज से जिसने ऐसा दिखाया कि कोई सब्जेक्टिव फोर्स, कोई गॉड इस पृथ्वी को क्रिएट नहीं किया है, बल्कि ये पृथ्वी या यूनिवर्स अपने एक एवोल्यूशन थियरी के अनुसार चल अस्तित्व में आया और चल रहा है। इस प्रकार से तुम देखते हो कि एक कार्य हुआ। तो इसलिए क्या किया कि मानव के उद्भव को वैज्ञानिक सिद्धांतों में बांधा। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक नियमों को वैज्ञानिक सिद्धांतों में बांध दिया, और सिगमंड फ्राइड ने मानव के सोच को वैज्ञानिक सिद्धांतों में बांध दिया। अब ये तीनों के पीछे विज्ञान था। मार्क्स ने इकोनॉमिक रूल्स को वैज्ञानिक सिद्धांतों में बांधा, चार्ल्स डार्विन ने मानव की उत्पत्ति को वैज्ञानिक सिद्धांतों में बांधा, और सिगमंड फ्राइड ने मानव की सोच को वैज्ञानिक सिद्धांतों में बांधा। सिगमंड फ्राइड ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर छोड़ दिया। ये जो वीरता, कायरता, ये सारी कॉन्सेप्ट को बदल दिया। ये जो वैलर का कॉन्सेप्ट था, जीवन के जितने भी रोमांटिसिज्म है, इसको ताड़-ताड़ करके इसने रख दिया। पता है इसने क्या कहा? इसने कहा कि देखिए, हम लोग का जो मस्तिष्क है, उसमें कई स्टेजेस हैं, कॉन्शस है, सब कॉन्शस है, अनकॉन्शस है। तो उसने कहा कि हमारा जो कॉन्शस, हमारा जो मस्तिष्क है, वो हमारे व्यवहार को जितना प्रभावित करता है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है सबकॉन्शियस स्टेज, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो हमारे नियंत्रण से परे है। जैसे आप किसी को कहते हो बहुत वीर है, बहुत कायर है, वो अच्छा है इंसान, वो बुरा है। अब उसने कहा कि देखिए, हो सकता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो अच्छा होने का प्रयत्न कर रहा हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को लाचार बना सकता है। तो मतलब यह है कि आपका कॉन्शियस माइंड जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, उसका एक बहुत बड़ा भाग सबकॉन्शियस में छिपा हुआ है। इसलिए कोई ना पूरी तरह अच्छा है, ना पूरी तरह बुरा है। मतलब राम और रावण के दो भिन्न ध्रुवों में बांटकर भी इंसान को परखने की एक पद्धति चली आ रही थी, उसको इसने तार-तार कर रख दिया। इसने तर्कवाद को भी चुनौती, एक तरह से इससे भी तर्कवाद को चुनौती मिली कि आपका कॉन्शियस माइंड भले ही तर्क करे, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो आपके बिहेवियर को प्रभावित कर रहा है, वो तर्क से नहीं परिचालित है। वो उसका अपना एक व्यूज है। आपके व्यूज भी आपके बिहेवियर को उतने प्रभावित कर रहे हैं जितने आपके कॉन्शियस माइंड और तर्क। इसलिए उसने तर्कवाद की नीति जल्द दी। आगे जिस प्रकार से डार्विनवाद में, सामाजिक डार्विनवाद में फांसीवादी विचारधारा मुसोलिनी और हिटलर जैसे चिंतकों को प्रेरणा प्रदान की, उसी प्रकार से फ्राइडे का विश्लेषण भी करेगा। इन चिंतकों ने पूरे वर्ल्ड, आप कह सकते हैं कि पूरे यूरोप के सोच को बदल दिया। उनके जो मानव चिंतन है उसको बड़े ही गहरे स्तर पर प्रभावित किया। जिस युग में मार्क्स पैदा हुआ है, उसी युग में डार्विन भी पैदा हुआ है, नीत्शे भी पैदा हुआ है, हर्बर्ट स्पेंसर भी पैदा हुआ है, और उसके थोड़ा ही बाद सिगमंड फ्राइड पैदा हुआ है। इन सारे चिंतकों का मानव चिंतन में विकास हो रहा है। तो मैं चाहता था कि ये चीज़ थोड़ा-सा आप जानिए। आपको कुछ करना नहीं है, मेरा जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, इसमें जहाँ मार्क्सवाद है उसके लास्ट में एक पेज लगा हुआ है, इसमें 3 चिंतकों के बारे में भी दिया हुआ है, जिसको आप आराम से पढ़ लें। यूरोप पर मार्क्सवाद के प्रभाव का मूल्यांकन भी थोड़ा करो, क्योंकि देखो कार्ल मार्क्स जो कहता है, दैट इज़ द वन थिंग। यूरोप पर इसका क्या प्रभाव है? इस पर भी थोड़ा-सा आपको गौर करना आवश्यक है। देखिए, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी भी कहा जाता है, और जब कार्ल मार्क्स 1848 में जब उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, तो ऐसा कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने एक तरह से बुर्जुआ लीडरशिप को, यूरोपीय सरकारों को, उस समय तो उसका पता नहीं चला, विशेष रूप से दास कैपिटल की उसने रचना की। उसके बाद से यूरोपीय सरकार एक तरह से, या पूंजीवादी यूरोप है, उसके लिए कार्ल मार्क्स बहुत ही बड़ी चुनौती बनकर आया था। तो अब कार्ल मार्क्स की योजना केवल विचारधारा तक ही सीमित नहीं थी। वो सेंट साइमन और चार्ल्स फॉलियस की तरह चिंतक बनकर नहीं रहना चाहता था। वह एक ऐसा चिंतक बनकर रहना चाहता था जो एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करना चाहता था। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स ने कुछ सक्रिय प्रयास किया था क्रांति को लाने का, और 1860 यानी 1864 भी आप मान लीजिए, में उसने उसने एक सोशलिस्ट इंटरनेशनल का गठन किया। सोशलिस्ट इंटरनेशनल का गठन किया। सोशलिस्ट इंटरनेशनल का गठन किया था। अब उसका उद्देश्य था यूरोप में श्रमिकों को संगठित करना, और श्रमिकों में वर्गीय चेतना पैदा कर उसे क्रांति के लिए तैयार करना। यही उसकी योजना थी। तो जो सोशलिस्ट इंटरनेशनल था, इसमें सब मार्क्सवादी नेता ही नहीं थे, या सब वैसे उग्र समाजवादी ही नहीं थे। इसमें नरम समाजवादी भी थे, चिंतकों का एक समूह था, उसको आर्यतावादी भी कहते हैं, एनार्किस्ट लोधा जैसा, वे भी थे।
और एक सामान्य से कह सकते हो कि राष्ट्रवादी भी थे, नजमी जैसा। इसमें अलग-अलग मोर्टले ग्रुप था ये, जिसमें बहुत तरह के चिंतक इसमें शामिल थे। तो सोशलिस्ट इंटरनेशनल में एक तरह के चिंतक शामिल नहीं थे, इसके कारण मार्क्स को थोड़ी कठिनाई भी हुई और इस इंटरनेशनल को बहुत समय तक चलाना मुश्किल हो गया। कार्ल मार्क्स ने चाहा कि हम सैनिकों को संगठित करके और हम प्रत्यक्ष कार्रवाई वाली घटना को संभव बनाएं और हम सर्वहारा वर्ग का तानाशाही सरकार स्थापित करें। ये उसकी योजना थी। तो योजना तो बहुत उत्तम थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो फील्ड वर्क करने निकला तो वहाँ पर परेशानियां थी। काम क्या है कि एक तो सोशलिस्ट इंटरनेशनल में अलग-अलग विचारधारा के लोग थे। दूसरी बात है कि उसकी कोशिश यह थी कि जो यूरोप की जो श्रमिक हैं, वो गलत डिमांड में उलझ गए। क्योंकि एक संभावना यह थी कि वह उनको मजदूरों को प्रायः लालच होती थी कि पूंजीपति हमें सुविधाएं दे दे, आर्थिक सुविधाएं दे दे, हमारी तनख्वाह को बढ़ा दे, हमारे सुविधाओं को बढ़ा दे, हमारे काम के घंटों को कम कर दे और हमें अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान करे, शिक्षा की सुविधा प्रदान करे, अच्छे रहने के लिए अच्छे मकान और बाकी चीज़ों की सुविधाएं प्रदान करे। कार्ल मार्क्स इस तरह की चीज़ों से डरता था। कार्ल मार्क्स जानता था कि पूंजीपतियों की रणनीति होती है कि थोड़ी सी सुविधाएं इन्हें देंगे और इन्हें क्रांति के रास्ते से दूर। तो कार्ल मार्क्स इस बात से डरता था। वो नहीं चाहता था कि इनको थोड़ी सुविधाएं मिले और जो नहीं चाहता था कि इनकी मांग मजदूरों की महत्वाकांक्षा आर्थिक मांगों तक सीमित रहे। क्योंकि आर्थिक मांग ये करेंगे तो 100% नहीं तो कम से कम 60% 70% पूंजीपतियों से पूरा कर देंगे और फिर क्रांति के रास्ते से बढ़ेंगे। उसे डर था इस बात का। मतलब उन्हें उन पूंजीपतियों से ज्यादा डर था कार्ल मार्क्स को जो प्राय कम्बल बंटवा कर और प्याव लगवा कर मतलब निर्धनों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उसका मानना था कि मजदूरों का अगर शोषण होगा तो वर्गीय चेतना आएगी और वर्गीय चेतना आएगी तो सर्वहारा क्रांति होगी और थोड़ा सा कंसेशन पर अगर मजदूर मान गए तो फिर सर्वहारा क्रांति से हट जाएंगे। तो उसकी इस सोशलिस्ट इंटरनेशनल में तत्काल तो कोई इस प्रकार का डायरेक्ट एक्शन नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इस कारण से यूरोप में जिस उग्र समाजवादी विचारधारा जिसे आप मार्क्सवादी कहते हैं, जो समाजवाद का उग्र रूप है, उसका तेजी से प्रसार देखा गया। जैसे मैंने अपने स्टडी मटेरियल में मात्र 3 देशों का नाम बताया, अगर चाहता तो और भी दे सकता था, लेकिन उन 3 देशों का नाम भी आपको याद नहीं रहता। मैं आपको बताऊं कि मेरी रणनीति में होती है कि हम कम से कम तथ्य आपको दें, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य मिलेगा तो आपको परेशानी होगी। आप इस मैटर में देखो, मैं आपको बता रहा हूँ और लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एक नाम ब्रिटेन का दिया, ब्रिटेन का मैंने दिया, फिर उसमें मैंने ईस्वी सन नहीं दिया। जैसे अब जब सोशलिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई मार्क्स के द्वारा और मार्क्स ने जब सैनिकों में जागृति लाने की कोशिश की, तो ब्रिटेन तो सबसे पहला औद्योगिक देश था, सबसे पहला औद्योगिक था, द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। वहाँ पर तो पूंजी और श्रम के बीच टकराहट तो होना बहुत ही स्वाभाविक है, तो पूंजी और श्रम के हितों के बीच टकराहट हो रही थी। वहाँ पर तुम देखोगे कि मजदूरों की गतिविधियों में काफ़ी तेजी आने लगी। 1880 के दशक में वहाँ पर श्रमिक गतिविधियों में काफ़ी तेजी आने लगी ब्रिटेन में। और फिर लेकिन इतनी तेजी आने लगी और 1889 में एक लंदन के जो लंदन है उसके पोर्ट पर, पोर्ट मतलब का मतलब एयरपोर्ट है, शिप यानी बंदरगाह पर 1889 में लंदन बंदरगाह पर एक बड़ी हड़ताल, एक श्रमिकों की बड़ी हड़ताल हुई और वो श्रमिकों की बड़ी हड़ताल में कहीं न कहीं वहाँ पर बुर्जुआ कहते हैं पूंजीपति लोग, ध्यान रखना, मध्यवर्ती लोग, कार्ल मार्क्स उनका नाम है। तो बुर्जुआ वर्ग को डरा कर रख दिया। तो आप देखोगे कि ब्रिटेन में खासकर 1889 की इस हड़ताल के बाद, इसके 1-2 वर्ष बाद ही 1891 के करीब में वहाँ पर एक पार्टी का गठन हुआ जिस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी का गठन हुआ और लेबर पार्टी ने अपने कार्यक्रम में जो उसकी अपनी मैनिफेस्टो थी, उसमें मजदूरों की मांग को तरजीह दे दी। तो लेबर पार्टी के द्वारा मजदूरों की मांग को तरजीह दे दी गई। तो इससे क्या हुआ कि मजदूरों की जो गतिविधियां हैं, की गतिविधियां शांत हो गई, क्योंकि उसने मजदूरों की मांग को तरजीह दे दी और बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम को लेबर पार्टी ने अपना लिया। एक तरह से तुम यही कह सकते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे माने मार्क्सवादी पार्टी के एजेंडा को लेबर पार्टी ने हाईजैक कर लिया, उसे छीन लिया। तो ब्रिटेन में जो मजदूरों की स्ट्राइक का जो डर था वो समाप्त हो गया, मतलब मजदूरों की जो सर्वहारा क्रांति का जो डर था, जो लंदन पर मंडरा रहा था, वो समाप्त हो गया। फ्रांस में आपको बड़ी अजीब घटना देखने को मिलेगी। मैंने आपको जर्मनी के एडिटर पेपर में शायद युद्ध के बारे में बताया होगा, अब आप लोग भूल चुके होंगे। वो युद्ध का नाम आप याद करिए, उसका नाम है द बैटल ऑफ सेडान। इस बैटल ऑफ सेडान में मैंने बताया था कि प्रशा ने फ्रांस जैसे पावर को पराजित करके और तब जर्मनी की एकीकरण के काम को पूरा किया था, आप याद करिए। तो वही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता कि 1820 ये घटना है, 1820 की बैटल ऑफ सेडान का। तो इस बैटल ऑफ सेडान के बाद एक पेरिस कम्यून आया। पेरिस कम्यून से मतलब यह है कि बैटल ऑफ सेडान के बाद लुई नेपोलियन तृतीय की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, जो फ्रांस का सम्राट था, और अब हुआ कि भाई अब तीसरा गणतंत्र स्थापित किया जाए फिर एक बार वहाँ पर गणतंत्र को ही बहाल किया गया, क्योंकि जो दूसरा गणतंत्र था उसको लुई नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन के भतीजे ने समाप्त किया हुआ था। और जब नेपोलियन के भतीजे लुई नेपोलियन तृतीय जब सेडान का युद्ध हार गया तो उसके विरुद्ध आक्रोश भड़क उठा। और इसी क्रम में पेरिस की घटना है कि मजदूरों ने हमला करके और सरकार पर कब्जा कर लिया और 2 महीनों तक मजदूरों ने सरकार पर कब्जा बनाए रखा। इसको नाम दिया जाता है पेरिस कम्यून। पेरिस कम्यून को ऐसा एक बार लगा कि कहीं कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी को सिद्ध तो नहीं कर दिया, कहीं सर्वहारा का तानाशाही सरकार स्थापित तो नहीं हो गई। लेकिन फिर बाद में चलकर आपको निराशा मिलेगी कि पेरिस कम्यून में मजदूरों की सत्ता पेरिस में मात्र 2 महीनों तक ही रही और फिर मजदूरों की सत्ता का पतन हो गया। उसको फिर एक बार वहाँ का जो रिपब्लिक था उसने पेरिस कम्यून को टेक ओवर कर लिया और पेरिस कम्यून को दबा दिया गया। हालांकि कार्ल मार्क्स उस समय स्वयं जीवित था, तो कार्ल मार्क्स वो आई विटनेस था उस घटना का, तो उसने इस पर स्टेटमेंट दिया। अभी फ्रांस क्रांति के लिए पूरी परिपक्व नहीं हुई थी, सर्वहारा क्रांति के लिए, लेकिन मजदूरों ने थोड़ी सी सर्वहारा क्रांति में जल्दबाजी दिखा दी संगठन का निर्माण किए बिना, इसलिए क्रांति विफल हुई।
अब जर्मनी में देखोगे, जर्मनी को आप जानते हो जब जिसको सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हो, द्वितीय औद्योगिकरण, उसमें तो अब ब्रिटेन लीडिंग कंट्री रहा नहीं, यूरोप में जर्मनी हो गया और अन्य कॉन्टिनेंट में अमेरिका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जर्मनी तो एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन में, औद्योगिकरण में ब्रिटेन को ओवरटेक करके आगे निकल गया था। तो जर्मनी में जाहिर है कि जहाँ औद्योगिकरण ज़्यादा होगा वहाँ तो चेतना श्रमिकों में आने की संभावना है। तो क्या हुआ कि जर्मनी में यहाँ पर एक पार्टी का नाम दिया गया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जैसे आपको जा रहा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, या एक तरह से मार्क्सिस्ट पार्टी, ये मार्क्सिस्ट पार्टी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका नाम है जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की काफ़ी प्रगति होने लगी और लगा कहीं ऐसा ना हो कि जर्मन सरकार के समक्ष यूनिफिकेशन के बाद तो अब जर्मनी हो गई, प्रशा का विस्तार जर्मनी में हो गया। और जो बिस्मार्क पहले प्रशा का चांसलर था, अब वो एकीकृत जर्मनी का चांसलर है, आपको ध्यान होना चाहिए। अब बिस्मार्क, जो ओटो वन बिस्मार्क है, वो अब संयुक्त जर्मनी का चांसलर है। तो जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी में प्रगति करने लगी, तो वहाँ पर जो बिस्मार्क की जो सरकार थी, जो प्रधानमंत्री था बिस्मार्क, इसका चांसलर था, वो डर गई। उसको लगा कि अरे ऐसे में तो सरकार का पतन हो जाएगा, धीरे धीरे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अपना जनाधार काफ़ी मजबूत कर लेगी। उस समय अब बिस्मार्क ने चाल चली मजदूरों को सरकार के पक्ष में करने के लिए, उसने बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स किए, बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्यों को लागू। तो लोक कल्याणकारी कार्यों को लागू करने का परिणाम यह हुआ कि मजदूर वहाँ से कट के उसके पक्ष में थे। मजदूर जर्मन सरकार के धीरे धीरे और आकर्षित हो गई और वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से हटती गई। एक समय ऐसा आया कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को भी अपना एजेंडा चाहिए, पार्लियामेंट्री जो संसदीय राजनीति उसके साथ समझौता करना होगा। पहले वो संघर्ष और सर्वहारा क्रांति की बात करें, तो कुल मिलाकर देखोगे, यही 3 एग्जाम्पल से आप जानिए कि कुल मिलाकर कहीं भी सर्वहारा क्रांति घटित नहीं हुई। 1883 में कार्ल मार्क्स निराश होकर पड़े, कहीं भी सर्वहारा क्रांति घटित नहीं हुई। मार्क्स 58 मार्क्स चौथे पुस्तक में समय बैठा, ये सब होता है। मार्क्स का उद्देश्य था फ्रांस के सभी को संगठित करना, तब मार्क्स होता हाथ लगी, ये आपको बताया गया है। अब यह यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि भाई अब यूरोप में कहीं भी क्रांति नहीं हुई। कार्ल मार्क्स एक तरह से वह क्रांति को एक वैज्ञानिक पद्धति में बांधने की कोशिश की। उसने कहा था सर्वहारा क्रांति वहाँ होगी जो सबसे औद्योगिक देश होगा, सबसे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री होगा, क्योंकि वहाँ पर पूंजी और श्रम के बीच सबसे अधिक टकराहट होगी, और अगर पूंजी और श्रम के बीच सबसे अधिक टकराहट हुई, वहीं पर सर्वहारा वर्ग संगठित होंगे और सर्वहारा वर्ग क्रांति करेंगे। यह मानना था कार्ल मार्क्स का। तो उसका फार्मूला बहुत ही क्लियर था, मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, एंड मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स मीन्स मोर डिसकंटेंटमेंट एमंग वर्कर्स, एंड मोर डिसकंटेंटमेंट एमंग वर्कर्स मीन्स कि मोर क्लास, द राइजिंग क्लास कॉन्शसनेस, एंड राइजिंग क्लास कॉन्शसनेस मीन्स फाइनली प्रोलेटेरियट रिवॉल्यूशन। इसी फार्मूला पर वो काम करता है, लेकिन उसके जीवन काल में कहीं भी क्रांति नहीं घटित हुई और वो निराश होकर मर गया। तो अब यहाँ पर दो बातें, एक क्या, क्यों, ऐसा क्यों? कार्ल मार्क्स के तमाम प्रयासों के बावजूद औद्योगिकरण इस सीमा तक पहुंच गया था और जो उम्मीद की जा रही थी, इतने अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन में मजदूरों का जिस तरह शोषण हो रहा था, क्रांति घटित होनी चाहिए थी, तो फिर क्रांति क्यों नहीं घटित हुई? पूरे 19वीं सेंचुरी में कहीं भी घटित नहीं हुई, और इवन अर्ली 20वीं सेंचुरी तक भी पश्चिमी यूरोप जो सबसे औद्योगिक क्षेत्र था, वहाँ कहीं भी घटित नहीं हुई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंत में 1917 में घटित होगी, तो एक ऐसे पूर्वी यूरोप के देश में जहाँ अभी उचित रूप में औद्योगिकरण भी नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ था, और वह देश मुख्य रूप से एक एग्रीगेट कंट्री था, एक कृषक देश था, तो फिर वहाँ क्रांति क्यों घटी? यह मैटर टू द मैटर ऑफ सप्लाई फॉर अस। इसमें 3 कारक बताए जाते हैं, तीनों कारक मैंने आपके स्टडी में दिया, भी आपको देखिए। पॉइंट फर्स्ट में हमने दिया कि श्रमिक वर्ग के खिलाफ कुलीन वर्ग और बुर्जुआ वर्ग का संघर्ष। जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब एक समय आता है कि जब डॉटर इन लॉ आती है तो मदर इन लॉ उसको एक्सप्लॉइट करती है, फिर एक समय ऐसा आता है कि डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ पर हावी हो जाती है और डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ को सताने लगती है, फिर मदर इन लॉ बिल्कुल ही मजबूर सी हो जाती है। फिर क्या होता है कि उस डॉटर इन लॉ एक समय आता है कि खुद मदर इन लॉ बन जाती है, उसको भी एक डॉटर इन लॉ आ जाता है। अब जिस पहले का मदर इन लॉ उसकी जीवित है और मदर इन लॉ के साथ उसका अभी भी तनाव चला रहा है, लेकिन जब उसे खुद का डॉटर इन लॉ आ जाती है तो उसको फिर प्रॉब्लम होने लगता है, वो अपनी मदर इन लॉ से मिलकर अपने नए डॉटर इन लॉ के विरुद्ध फिर वो अपना नई तरह की कॉन्स्पिरेसी हैच आउट करती है। तो कुछ वही बात है, तो आप याद करिए यूरोप के क्लास सिचुएशन। आपको याद है कि एक समय ऐसा आया था कि यह मध्य वर्ग राजतंत्र के साथ मिलकर कुलीन सामंत और चर्च से लड़ा। याद होगा आपको, मैं घटना बता रहा हूँ, 14वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी। अब जब राजतंत्र स्थापित हुआ तो इसने मोनार्की को चुनौती दी, और फिर उस समय मोनार्की खुद डर गया और मोनार्की अपनी स्थिति को बचाने के लिए मध्य वर्ग से अपने पुराने दुश्मनों के साथ साठगांठ कर दी, और वह था कुलीन वर्ग और चर्च। तो मोनार्की, कुलीन वर्ग और चर्च के बीच एक इक्वेशन बन गया था और मध्य वर्ग उनसे संघर्ष कर रहा था। मध्य वर्ग का कुलीन वर्ग से संघर्ष हो रहा था, वो विवाद जैसे जैसे मजबूत हो रही थी, कुलीन वर्ग कमजोर होता चला गया, मध्य वर्ग मजबूत होता गया। लेकिन तब तक मध्य वर्ग को अब एक जो मदर इन लॉ को नई डॉटर इन लॉ मिल गई, अब यह सर्वहारा वर्ग या निम्न वर्ग, औद्योगिक श्रमिक वर्ग। तो जैसे जैसे निम्न वर्ग ताकतवर हुआ और निम्न वर्ग ने मध्य वर्ग में संकट की स्थिति उत्पन्न की, और जब मध्य वर्ग का सर्वाइवल का क्वेश्चन उत्पन्न हुआ तो मध्य वर्ग ने कुलीन वर्ग को जब साथ जाकर साठगांठ कर दी, तो कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के बीच एक तरह का समिति का एक गठबंधन यूरोप में बन गया और दोनों मिलकर निम्न वर्ग को अपने ढंग से दबाने का प्रयास करने लगे। एक फैक्टर तो देखिए ये था। दूसरा, आप देखते हो साम्राज्यवाद से मिलने वाले लाभ, यानी ग्रोइंग बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंडिंग इंपेरियलिज्म। अभी साम्राज्यवाद से मिलने वाले लाभ, ये मैं आपको अभी टॉपिक थोड़ा सा बताऊंगा। कार्ल मार्क्स का शिष्य है व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन ने इस बात का रिसर्च किया, क्योंकि उसका गुरु विफल हो गया,
मतलब इस सेंस में कि वो मार्स से बहुत ही ज़्यादा उसके प्रति श्रद्धालु था और कार्ल मार्क्स विफल हो गया, दुनिया में उसकी खिल्लियाँ उड़ने लगी, कितनी बड़ी-बड़ी बातें करते गए लेकिन कहीं पे कहाँ कहीं क्रांति तो घटित नहीं हुई, सर्वहारा क्रांति घटित नहीं हुई। ब्रिटेन में देखा गया कि मज़दूरों के बीच मज़दूर भी अब धीरे-धीरे व्यवस्था के साथ ही सहयोग कर रहे हैं। और जबकि उसने कहा था सर्वहारा क्रांति वहाँ होगी जो सबसे औद्योगिक देश होगा, जो सबसे इंडस्ट्रियलाइज़्ड कंट्री होगा, ब्रिटेन में या जर्मनी में होनी चाहिए थी, कहीं नहीं हुई। तो लेनिन दुनिया को इसका जवाब देने के लिए आया, उसने कुछ रिसर्च किया और रिसर्च करके उसने दिखाया, उसने एक पैम्फलेट लिखा था 1916 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गया था। उसने लिखा था इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उसका ये पैम्फलेट एक निबंध था, इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण। और उसने उसमें दिखाने का प्रयास किया कि पूंजीवाद ने साम्राज्यवाद के माध्यम से अपने आप को बचाया। अब क्या है ये? मैं साम्राज्यवाद अगला टॉपिक आपका वही होने वाला है, जस्ट मैं इसको फिनिश करने वाला हूँ। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण उसका कहना है कि एक्चुअली हुआ क्या, यूरोपीय देशों को, उसमें जो यूरोप के पूंजीवादी देश होते, उन सबको अपने यहाँ के मजदूर आंदोलन का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। सबको सर्वहारा क्रांति का भय सता रहा है। अगर वो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में वो अपने श्रमिकों का शोषण करते आ रहे थे, अगर अपनी शोषण की वह नीति उन्होंने जारी रखी होती, तो कार्ल मार्क्स इतिहास में गलत भविष्यवक्ता सिद्ध नहीं हुए। वास्तव में फिर वो सर्वहारा क्रांति उनके यहाँ घटित होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या किया कि अपने श्रमिकों का शोषण कुछ काल के लिए बंद करके वे अपने उपनिवेशों की तरफ चले गए और अपने उपनिवेश के लोगों का, उपनिवेश की जनता का शोषण करना आरंभ कर दिया। तो जाना उपनिवेश की जनता का शोषण करना, जो धन लूट कर लाते थे उसका एक भाग तो अपने श्रमिकों को वेतन और भत्ते के रूप में देने लगे, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने लगे, उनको सुविधाएं प्रदान करने लगे। अब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों की। अब उनके पास तो बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, तो क्रांति के लिए क्यों जाए? तो क्रांति के रास्ते से हट गए, उन्होंने मजदूरों को पथराव बना दिया। इस प्रकार से ये लेनिन का कहना है। तो लेनिन का कहना था कि यह उनकी रणनीति थी और रणनीति के तहत उन्होंने अपने पूंजीवाद को बचाया। और इसी क्रम में लेनिन ने उपनिवेश की जनता को नए सर्वहारा का नाम दिया, न्यू प्रोलेटेरियट। और उसने उपनिवेश की जनता को भी चेताया, और सॉरी अपने और श्रमिक वर्ग को भी चेताया, सावधानी दी। उसे कहा कि देखिए, आप लोग ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि बहुत शीघ्र इन सब के बीच आपस में युद्ध होगा, उसका सबसे अधिक कष्ट आप ही को भुगतना पड़ेगा। और फिर उसने दूसरी रणनीति बनाई, उन्हें बताया कि चलो साम्राज्यवाद के चरण में आकर पूंजीवाद का विनाश होगा। उसका कहना था विनाश से बच नहीं पाओगे। जिस तरह, मतलब वो उदाहरण नहीं दिया, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, तो जब चींटी मरने वाली होती है तो उसके पर लग जाते हैं। वही पूंजीवाद के अब पर लग चुके हैं, अब वो साम्राज्यवाद का रूप ले चुका है। और फिर साम्राज्यवादी प्रसार के क्रम में यूरोपीय देशों के आपस में टकराहट होगी, और ये पूंजीवादी देश जब आपस में टकराएंगे और एक बड़ा युद्ध छिड़ेगा, तो इसके परिणाम स्वरूप वो कमजोर, पूंजीवाद कमजोर हो जाएगा और उसी समय सर्वहारा वर्ग को तुरंत धावा बोलकर सर्वहारा का तानाशाह स्थापित कर देगा। इस प्रकार से ये कार्ल मार्क्स लेनिन ने कार्ल मार्क्स को बचाने का प्रयत्न किया। अब तीसरा फैक्टर है पश्चिमी सरकारों द्वारा अपनाए गए कल्याणकारी उपाय। अब पश्चिम के पूंजीवादी सरकारों ने अपने अपने मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपाय अपना लिए। तीन फैक्टर याद हो गया होगा आपको। एक तो श्रमिक वर्ग के खिलाफ या श्रमिक वर्ग के विरोध में कुलीन वर्ग, और मध्य वर्ग के बीच का गठबंधन। दूसरा, साम्राज्यवाद के माध्यम से पूंजीवाद को बचाना। और तीसरा फैक्टर है कि यूरोपीय सरकारों के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन देकर मजदूरों को क्रांति के रास्ते से हटा देना। ये तीन कारण से वहां सर्वहारा क्रांति पहले यूरोप में घटित हुई। लेकिन क्या मार्क्सवाद विफल रहा? मार्क्सवाद विफल नहीं रहा, क्योंकि अब यूरोपीय सरकारों, जैसे आपने सुना होगा कि आग को बुझाते बुझाते पानी भी समाप्त हो जाता है। तो पूंजीवाद का चरित्र तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि चरित्र इंसान का बदलता है तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पूंजीवाद का चरित्र तो नहीं बदला, हाँ व्यवहार जरूर बदल गया। अब पूंजीवाद पहले की तरह श्रमिकों का शोषण नहीं कर सकता था, मार्क्सवाद के डर से मजदूरों के लोक कल्याणकारी कार्य चलाए। उन्होंने कहीं ना कहीं मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना शुरू किया, इतना तक कि आगे चलकर मजदूरों को उन्होंने मताधिकार भी दे दिया, ताकि वे कम से कम सर्वहारा वर्ग, या आप कह सकते हो कि साम्यवाद की अपील उन तक ना पहुंच सके, इसलिए उनको वोटिंग राइट तक दे दिया। अब मजदूरों को वोटिंग राइट भी मिल गए। कैन यू बिलीव कि अब मजदूरों को वोटिंग राइट तक प्राप्त हो गया। और फिर इतना ही नहीं, उसमें यूरोप के जो अधिकांश राष्ट्र थे उन्होंने अपना एक नई टाइटल ले ली, और नई टाइटल थी समाजवादी गणतंत्र। यूरोप के अधिकांश देशों, पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने अपने संविधान में समाजवादी गणतंत्र जैसी उपाधि ले ली, ताकि वह दिखा सके मजदूरों को कि हम भी समाजवादी हैं, हम भी आपके हित के लिए काम करते हैं। तो पूंजीवादी देशों को अपना व्यवहार बदलना पड़ा, और कम से कम पूंजीवाद का व्यवहार यूरोप में बदल गया। इसलिए मार्क्सवाद विफल नहीं रहा, भले ही मार्क्सवादी क्रांति कहीं घटित हुई हो या न घटित। तो स्टडी मटेरियल फिर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और रह गई अब इस पार्ट से क्वेश्चन का सवाल, तो क्वेश्चन तो अभी तक कोई नहीं पूछा, लेकिन मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए कुछ एक वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में, एक वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में, एक वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में मार्क्सवाद पर टिप्पणी कीजिए। एक वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में, एक वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में समाजवाद के रूप में
एक वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में मार्क्सवाद पर टिप्पणी खींची। मार्क्सवाद पर टिप्पणी खींची। टिप्पणी खींची। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन है, तो अब एग्जाम हॉल में जब आप रहोगे वहां पर आपके पास कुछ कंक्रीट नहीं रहेगा। यही तो मैं कहता हूं कि आपको अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी और समझ से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे टिप्पणी, तो टिप्पणी का मतलब उस पर आप अपना विचार प्रकट कीजिए और आपसे सब पूछेंगे एक वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में, तो फिर आपके मस्तिष्क में बात आनी चाहिए भाई वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में हम इसे क्या लें, व्हाट इज साइंटिफिक सोशलिज्म, हम इसको साइंटिफिक सोशलिज्म कैसे माने। तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से वो बात होना, उस तरह की बात मन में आना स्वाभाविक है। तो कुछ नहीं, वैज्ञानिक समाजवाद में हम कुछ ना मिले, आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो शुरू करने की जहां तक बात है, तो शुरू करने में हमको देखना पड़ता है कि क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, आर्गुमेंटेटिव है। ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, मतलब स्टेटमेंट दिया है, इसको सिद्ध करो। मतलब ऐसा नहीं कि इस पर हमें कोई आर्गुमेंट करना है, तो इसलिए अगर इसको मान लीजिए शुरू करने की बात हो तो आप सीधा लाइन इस प्रकार से भी शुरू कर सकते हो कि मार्क्सवाद 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 अपनी अपने सिद्धांत एवं व्यवहार में अपने सिद्धांत एवं व्यवहार में सिद्धांत एवं व्यवहार में पूर्ण समाजवाद से पृथक था। पूर्ण समाजवाद से पृथक था। समाजवाद से पृथक था। अपने सिद्धांत एवं व्यवहार में पूर्ण समाजवाद से पृथक था। उसने 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 मानव के आर्थिक उसने मानव के आर्थिक एवं सामाजिक व्यवहार को उसने मानव के आर्थिक एवं सामाजिक व्यवहार को आर्थिक एवं सामाजिक व्यवहार को उसने मानव के आर्थिक एवं सामाजिक व्यवहार को एक सूत्रों पर वैज्ञानिक सूत्रों के आधार पर बांधने का प्रयास किया था। अतः पूर्व समाजवादियों के आदर्शवादी विचारों से पूर्व समाजवादियों के आदर्शवादी विचारों से इसके विचार को पृथक करने के लिए इसके विचार को पृथक करने के लिए इसे वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया गया। वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया गया। इसके निम्नलिखित पहलू थे। इसके निम्नलिखित पहलू थे। अब इसके जो निम्नलिखित पहलू है उसमें आप वन बाय वन आप सोचना शुरू करो भाई इसको किसके आधार पर हम वैज्ञानिक कहेंगे। तो आप अब आधार चुन लीजिए, आप उसको एक एक बिंदु करके दो लाइन लिखते चले जाइए। आप इसमें वर्ग समन्वय की जगह वर्ग संघर्ष पर वर्ग संघर्ष पर बल मानव की मूलभूत प्रकृति की बेहतर
समझ समझ विकसित कर एक व्यावहारिक रणनीति अपनाना, एक व्यावहारिक रणनीति अपनाना, एक व्यावहारिक रणनीति अपनाना, व्यावहारिक रणनीति अपनाना, रणनीति अपनाना। बल प्रयोग के माध्यम से, बल प्रयोग के माध्यम से सत्ता प्राप्ति के माध्यम से सत्ता प्राप्ति, सत्ता प्राप्ति, राज्य राज्य मशीनरी का उपयोग कर, राज्य मशीनरी का उपयोग कर, मशीनरी का उपयोग कर, राज्य मशीनरी का उपयोग कर तथा तानाशाही व्यवस्था के माध्यम से, तानाशाही व्यवस्था के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से निजी संपत्ति को समाप्त करना, निजी संपत्ति को समाप्त करना, संपत्ति को समाप्त करना, समाप्त करना। और इसी प्रकार से आप 3-4-5 पॉइंट निकाल के लिख दीजिए और लास्ट में कर दीजिए कि मार्क्सवाद 20वीं सदी का सबसे प्रभाव, राष्ट्रवाद के समानांतर मार्क्सवाद भी 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी विचारधारा सिद्ध हुई और इसमें पूंजीवादी व्यवस्था के समान सशक्त होती प्रस्तुत की। यहाँ पर ले जाकर आप इसे समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे तो फिर आपका उत्तर की दिशा भी बदल जाएगी और यह आपकी अपनी समझ से धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी पुस्तक भी पढ़ो, ओवरऑल मैंने क्या कहा कि थोड़ा सोचने वाले प्राणी बनने की कोशिश करो कम तथ्य से काम चलाकर लिख सके, क्योंकि आप उतनी सारी चीज़ें जो विषय आपको पढ़ने की आपके ऊपर इतना अधिभार होता है उसमें सब कुछ आपको याद नहीं रहा, उतना मैं जानना है। लेकिन अगर बेसिक आपको चेंजेस का ज्ञान है उसी से कुछ उदाहरण निकाल कर आप दे सकते हो। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे कि आप इसे एक वैज्ञानिक समाजवाद कहाँ तक पढ़ें, तो इसका मतलब है कि उनकी सीमा की तरफ भी करना है। तो आप सीमा में आप दिखा देंगे कि मार्क्स के तमाम प्रयासों के बावजूद भी क्रांति कहीं घटित नहीं हुई और विशेषकर जो मार्क्स का वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की परिकल्पना थी वो मार्क्स की कल्पनाशीलता या मार्क्स की यूटोपिया से थी। ऐसा करके आप उसको एंड कर दोगे तो हम उस क्वेश्चन का फिर डिमांड बदल जाएगा। मैंने आपको क्या कहा कि हमेशा क्वेश्चन की में उत्तर की दिशा क्वेश्चन में ही नहीं होती, हमें क्वेश्चन पढ़कर समझना है कि अमुक क्वेश्चन में उत्तर की दिशा क्या है। अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए फॉर्म कर दे रहा हूँ कि 19वीं सदी के यूरोप, 19वीं सदी के यूरोप पर मार्क्सवाद के प्रभाव, 19वीं सदी के यूरोप पर मार्क्सवाद के प्रभाव, मार्क्सवाद के प्रभाव का समालोचनात्मक, 19वीं सदी के यूरोप पर मार्क्सवाद के प्रभाव, मार्क्सवाद के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मार्क्सवाद के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए इसमें आपको करना ये है, कुछ नहीं है, कंटेंट आपको पता है, लेकिन कंटेंट को अगर 150 वर्ड्स में आपको डालना है, हो सकता है 250 वर्ड्स में भी दे दो, तो 150 वर्ड्स में डालना है तो आपके लिए थोड़ा कम में उसको मैनेज करना मुश्किल है। क्योंकि देखो अब ये है आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन। आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन में है कि दोनों चीज़ें आप देख लो कि 19वीं सेंचुरी में कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था को सशक्त चुनौती दी है। दूसरा पहलू है कि सशक्त चुनौती के बावजूद भी कहीं भी सरकार को परिवर्तित करने में या पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश करने में विफल रहा। उसके जीवन काल में किसी एक जगह या एक देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी, ये उसकी विफलता है। लेकिन एक सवाल यह भी है, इसमें यह बात भी आपको ध्यान रखना है कि आखिर क्यों नहीं, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, अगर ऐसा हुआ तो क्यों नहीं देखना है। और उसके बाद क्या यह विफल हो गया या इसका कुछ फायदा मिला, यह भी चीजें करनी है। तो इसको कम शब्दों में कसना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगी। और वहीं पर मैं बार बार करता हूँ कि आपकी भाषा में जो अभिव्यक्ति पक्ष है, अभिव्यक्ति पक्ष का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी भाषा वर्णनात्मक से विश्लेषण परक होती जाएगी, वर्णनात्मक से विश्लेषण परक आपकी भाषा होती जाएगी, वैसे ही वैसे आपकी राइटिंग में ज़्यादा दम आता जाएगा, आप ज़्यादा बेहतर ढंग से उसको परफॉर्म कर पाओगे और आप कम शब्द में ज़्यादा लिख पाओगे। जैसे देखो यही क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो कि शुरू कर सकते हो क्वेश्चन, मार्क्सवाद एक विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद, एक विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद, विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद
के विनाश की घोषणा थी। पूंजीवाद के विनाश की घोषणा थी। घोषणा थी। इसका विश्वास था, इसका विश्वास था, इसका विश्वास था कि पूंजीवाद के विनाश का बीज, पूंजीवाद के विनाश का बीज, विनाश का बीज, विनाश का बीज पूंजीवाद के मूल में ही विद्यमान है। पूंजीवाद के मूल में ही विद्यमान है। पूंजीवाद के विनाश का बीज पूंजीवाद के मूल में ही विद्यमान है। पूंजीवाद के विनाश का बीज पूंजीवाद के मूल में ही विद्यमान, मतलब वो मानकर चल रहा था जो पूंजीवाद का विनाश का जो बीज है वो पूंजीवाद के विनाश का बीज स्वयं पूंजीवाद के मूल में ही है। इसने यूरोप, पूंजीवादी यूरोप, पूंजीवादी यूरोप के समक्ष सशक्त चुनौती रख दी। यूरोप के समय पूंजीवादी यूरोप को सशक्त चुनौती दी, वो सशक्त चुनौती दी, सशक्त चुनौती दी। अब यहाँ पर तुम देखिए, अब यहाँ पर आप पैराग्राफ चेंज करिए और पैराग्राफ चेंज करके आप बहुत कम शब्दों में आपको दिखाना होगा कि उसने क्या क्या किया। कि कार्ल मार्क्स ने 1864 में 1864 में प्रथम सोशलिस्ट इंटरनेशनल का गठन किया। प्रथम सोशलिस्ट इंटरनेशनल का गठन कर प्रथम सोशलिस्ट इंटरनेशनल का गठन कर सोशलिस्ट इंटरनेशनल का गठन कर श्रमिकों यूरोपीय श्रमिकों में वर्गीय चेतना प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। उसका मानना था कि जहां जितना अधिक औद्योगिकरण होगा, जितना अधिक औद्योगिकरण होगा,